स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द केरल का जो नेम है उसके पर्सपेक्टिव से है। केरल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट को एक रेजोल्यूशन है वो सेंड किया गया है कि केरल का जो नाम है मलयालम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग केरलम के रूप से उसका जो नाम है वो चेंज किया जाए। स्टूडेंट 2023 के समय भी इसी तरीके से एक रेजोल्यूशन है उसको सेंड किया गया था केरल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। नेम चेंजिंग के प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है, आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंदर नेम चेंजिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी टेरिटरी का जो नेम है उसको चेंज किया जा सकता है आर्टिकल 3 के थ्रू में। स्टूडेंट्स आर्टिकल 3 के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं, आप देखिए कि शेड्यूल 1 का ये पार्ट है। शेड्यूल 1 के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 1 to 4 है, यहाँ पे शेड्यूल 1 के बारे में मेंशन किया गया है, जिसके अंदर इंडिया का जो यूनियन है और उसका जो टेरिटरीज है उसके बारे में मेंशन आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिएगा आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया का जो नेम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मेंशन किया गया है। इंडिया डेट इज भारत का जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, उनके द्वारा जो बोथ नेम है, इंडिया का जो एंशिएंट नेम हुआ करता था भारत, उसको भी यहाँ पे यूज किया गया है। और आप देखिए कि जो मॉडर्न नेम है इंडिया, उसका भी यूज आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इंडिया वर्सेज भारत का एक डिबेट है जो लास्ट ईयर आपको 2023 के समय ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 2 के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि किसी भी न्यू टेरिटरी को इंडिया का यूनियन के अंदर अगर ऐड करना है तो आर्टिकल 2 के थ्रू उसका जो ऐड का जो प्रोसीजर है आपको देखने के लिए मिलता है। इसी आर्टिकल 2 के थ्रू में आप देखिए कि जब सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से इंडिया के अंदर ऐड किया गया था आर्टिकल 2A के थ्रू में 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, तो आर्टिकल 2A के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। बट सिक्किम के जो लोग हैं उनका डिमांड था कि सिक्किम को एज ए फुल फ्लेज स्टेट के रूप से ऐड किया जाए, तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब उनको फुल फ्लेज स्टेट के रूप से ऐड किया गया तो आर्टिकल 2A को स्टूडेंट्स रिपील कर दिया गया था उस दौरान में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 3 के थ्रू में, तो आप देखिए कि इंडिया के 2 स्टेट्स हैं उनका जो नेमिंग है उसको यूनियन टेरिटरी का जो नेमिंग है, किसी भी एरिया का जो रीएडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है, उस सभी के बारे में जो मेंशन है आपको आर्टिकल 3 के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 4 के बारे में, जो शेड्यूल 1 का लास्ट आर्टिकल है, स्टूडेंट्स आर्टिकल 4 के अंदर में बताया गया है प्रोसीजर के बारे में कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो प्रोसीजर है उसको कैरी आउट किया जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है जहाँ पे टेरिटोरियल एरिया है उसको चेंज करना है, उसको कैरी आउट करना है, तो उनको भी जो रेजोल्यूशन है वो सेंड किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स अगर उनके द्वारा रेजोल्यूशन को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो आप देखिए कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा फिर भी उस एरिया को चेंज किया जा सकता है। ये यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है हमारे कंप्लीटली टेरिटोरियल एरिया को रीएडजस्टमेंट के प्रोसेस के रिगार्डिंग में। आपको यहाँ पे ये भी जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट को जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है वो देखने के लिए मिलता है और उसी के पास में कंप्लीटली पावर है इंटरनल रीएडजस्टमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग में। केरल का जो कोस्टल एरिया है उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है फोटो के अंदर में कि वहाँ पे जो हमारे जो मानसून विंड्स हैं, मानसून के जो बादल हैं उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिसीजन था कि वहाँ के जो लोकल पर्सनस हैं उनको एक्स्ट्रा मार्क्स का जो पॉलिसी है उसको कैरी आउट किया गया था कि उनको जो एग्जामिनेशन जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसके अंदर अगर कोई लोकल पर्सन हरियाणा से बिलोंग करता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। तो आप देखिए कि आर्टिकल 16 के थ्रू ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स देने का जो प्रोसीजर है उसको कैरी आउट किया गया था, जिसको इनिशियल फेज के अंदर में पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपके लिए यहाँ पे होमवर्क ये है कि आर्टिकल जो 16 है ये हमारे जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर में जो इक्वलिटी के प्रोसेस के बारे में मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 16 के कुछ एक्सेप्शन है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या रेजिडेंस एक एक्सेप्शन है वहाँ पे आर्टिकल 16 के अंदर में कि रेजिडेंस के बेसिस पे कुछ लोगों को प्रेफरेंस है वो दिया जा सकता है, उसको आर्टिकल 16 के अंदर इक्वलिटी का जो वायलेशन है उसके रूप से नहीं माना जाएगा। क्या आप देखिए कि यहाँ पे रिलीजियस कोई पोस्ट है, रिलीजियस पोस्ट के रिगार्डिंग में किसी पर्सन को यहाँ पे चूज करना है तो क्या उसके अंदर भी आपको आर्टिकल जो इक्वलिटी का जो वायलेशन है वो नहीं माना जाएगा एम्प्लॉयमेंट के एरिया के अंदर में, तो उसके एक्सेप्शन के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप देखिए कि सपोज कीजिए
कि किसी पीएसयू के अंदर में रिलीजियस जो पोस्ट है, हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से आप देखिए कि रिलीजियस पोस्ट है, तो वहाँ पे अगर किसी दूसरे रिलीजन के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा अगर अप्लाई किया जाता है तो क्या वहाँ पे आर्टिकल जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉयमेंट के अंदर में उसका वायलेशन है या नहीं है, क्या ये उसका एक्सेप्शन रखा गया है रिलीजियस डिनोमिनेशंस के अंदर में, वहाँ पे आर्टिकल इक्वलिटी का जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर इक्वलिटी का वायलेशन है वो नहीं माना जाएगा। इस तरीके से आप इसको रीड करना आपका जो पॉलिटी का बुक है उसके रिगार्डिंग में। रेजिडेंस भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन का क्राइटेरिया है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रेजिडेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कानून है वो भी बनाए गए थे 1971 के समय में। तीस्ता वाटर एग्रीमेंट के बारे में है, जब भी बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया का विजिट के लिए आते हैं तो उस समय में तीस्ता जो वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट है आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि उनको भी बेसिकली एज ए पार्टी के रूप से टॉक्स के अंदर में ऐड किया जाए कि तीस्ता का जो वाटर शेयरिंग है उसको किस तरीके से कैरी आउट किया जाएगा। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे तीस्ता रिवर है उसका फ्लो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सिक्किम है, सिक्किम के अलावा वेस्ट बंगाल है जहाँ पे आपको तीस्ता रिवर का जो फ्लो है वो देखने के लिए मिलता है। और लेटर फेज के अंदर जो तीस्ता रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ में मर्ज करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मणिपुर के अंदर जो कोकी एंड जो कम्युनिटी है उनके ग्रुप्स के द्वारा डिमांड किया गया है कि उनके जो एरिया है उनका जो डोमिनेशन का एरिया है, आप देखिए कि हिलीज के एरिया के अंदर पाए जाते हैं कुकी एंड जो कम्युनिटीज हैं, तो हिली एरिया का जो एरिया है उसको यूनियन टेरिटरी के रूप से डिक्लेयर कर दिया जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली भी इनको ग्रांट किया जाए। तो इसके बारे में मेंशन आपको किस आर्टिकल के अंदर देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 239A के अंडर में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स आर्टिकल 240 क्या है कि पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट के द्वारा जो कानून है वो बनाए जा सकते हैं यूनियन टेरिटरीज के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 240 के अंदर में कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में आप मेंशन करना। आप देखिए कि कुछ लिमिटेड यूनियन टेरिटरी हैं, सभी यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है आर्टिकल 240 के अंदर में कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग में जो रूल्स हैं उनको फ्रेम किया जा सकता है कुछ यूटीज के पर्सपेक्टिव से। अगर हम इसके 100 आर्टिकल्स के आगे अगर हम बात करें तो आप देखिए आर्टिकल 340 भी आपको काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 340 क्या है, आर्टिकल 340 के अंदर में आप देखिए कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि जो बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन है उसका रेशनलाइजेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में किसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिसके रिगार्डिंग में आपको जस्टिस रोहिणी कमीशन है वो देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 340 के अंडर में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आर्टिकल्स को अगर आप याद करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो सकते हैं। यूटी बनाना है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, लेजिस्लेटिव असेंबली उनको ग्रांट किया जाए आर्टिकल 239A के थ्रू में। श्रीनगर को वर्ल्ड का जो क्राफ्ट सिटी का जो टाइटल है वो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा दिया गया है। यूनेस्को का हम क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, आप देखिए उसके अंदर भी श्रीनगर को जिस कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है, जो आपको क्राफ्ट का जो कैटेगरी है उसी के अंदर श्रीनगर है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारी काफ़ी सारी सिटीज हैं जिनको कि क्रिएटिव सिटीज के रूप से ऐड किया गया है डिफरेंट क्राइटेरियाज के अंदर में। एक आप देखिए कि केरल का एक सिटी है जिसको कि लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया। इंडिया का फर्स्ट आपको लिटरेचर सिटी है वो देखने के लिए मिलता है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंदर में। क्या स्टूडेंट्स वो लिटरेचर सिटी है वो कोझिकोड है या कासरगोड है। आप देखिए कि केरल के अंदर में काफ़ी सारे जो एरियाज़ के जो नेम है वो आपको के नाम से ही देखने के लिए मिलते हैं, और केरल का ही जो नेम चेंजिंग है केरलम मलयालम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में उसका जो नाम है उसको चेंज करने के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज के बारे में आपको एक बात और पता होना चाहिए कि शेड्यूल 8 के बारे में जब भी हम रीड करते हैं शेड्यूल 8 के बारे में, तो शेड्यूल 8 का ओरिजिनल लैंग्वेज कितना है, 14 है। बाद में अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में आप देखिए कि प्रेजेंट समय में 22 लैंग्वेज हैं। तो जो मलयालम लैंग्वेज आपको ओरिजिनल 14 लैंग्वेज के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो शेड्यूल लैंग्वेज का ओरिजिनल लैंग्वेज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मलयालम के बारे में ही, तो आप देखिए मलयालम को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से भी ऐड किया गया है। इंडिया के अंदर टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ओडिया है, संस्कृत है, ओडिया और संस्कृत है, और सदर्न इंडिया की हमारी 4 लैंग्वेज हैं। कौन कौन सा, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है, कन्नड़ और मलयालम है। मराठी का भी डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है कि मराठी पीपल्स के द्वारा डिमांड किया जाता है
कि मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप से ऐड किया जाए, बट आप देखिए कि उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि 2500 के आसपास से लेकर 3000 ईयर का उसका ओल्ड लिटरेचर होना चाहिए, एक डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए प्रेजेंट समय में जो लैंग्वेज बोला जाता है और एंशिएंट समय में जो लैंग्वेज बोला करते थे, खुद का उसका यहाँ पे ग्रामर होना चाहिए। ऐसे कुछ क्राइटेरियाज आपको देखने के लिए मिलते हैं। मराठी लैंग्वेज का भी डिमांड आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसको भी क्लासिकल लैंग्वेज का जो स्टेटस है वो दिया जाए। तो यहाँ पे हमने केरल का उस एरिया के बारे में डिस्कस किया जिसको कि लिटरेचर सिटी के रूप से ऐड किया गया। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी कौन सा है जिसको लिटरेचर कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया था, वो आप देखिए कि एडिनबर्ग नाम का एक सिटी है। एडिनबर्ग नाम का एक सिटी है जिसको कि वर्ल्ड का फर्स्ट लिटरेचर सिटी के रूप से ऐड किया गया। स्टूडेंट्स, वायनाड के एरिया के अंदर में आप देखिए कि टाइगर है जो ह्यूमन हैबिटाट के एरिया के अंदर चला गया था, जिसको कि कैप्चर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। 10 ईयर ओल्ड का ये टाइगर है जिसको कि आप देखिए कि वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वायनाड के अंदर में फॉरेस्ट टीम के द्वारा कैप्चर किया गया। हमारे हिमालयन सिस्टम्स के बारे में है, जब भी हम इंडियन हिमालयन रीजन्स के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि इनको इंडिया का वाटर टावर के रूप से भी डिस्कस किया जाता है कि हमारे जो प्लेन्स के एरिया के अंदर जो रिवर्स फ्लो किया करती हैं उनका जो वाटर का ओरिजिनेशन है आपको हिमालयन ग्लेशियर्स के थ्रू ही देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें जो इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है हिमालयन सिस्टम। बट यहाँ पे प्रेजेंट समय के बारे में डिस्कस किया गया है कि प्रेजेंट समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट जजमेंट्स के थ्रू में यहाँ पे हिमालयन सिस्टम्स के अंदर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे जजमेंट्स डिलीवर किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हिमालयन एरियाज़ के अंदर जो डेवलपमेंट को कैरी आउट करना है वो सस्टेनेबल वे में होना चाहिए। वहाँ पे हमें जो डिफरेंट वहाँ के जो कंसर्न्स हैं उनको भी कैरी आउट करना है किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ में। आप देखिए कि किसी तरीके से वहाँ पे जो हमारे जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है हिमालयाज का, उनको काफ़ी सीरियस वे में डील करने का ज़रूरत है, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। कुछ यहाँ पे इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे उत्तराखंड के अंदर इंसिडेंट हुआ, सिल्कियारा टनल का जो इंसिडेंट है, चार धाम यात्रा का जो चार धाम जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे कंसर्न्स हैं। काफ़ी और सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर जिनको डेवलप किया गया है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रॉपर वे में कैरी आउट करने का ज़रूरत है, सिविल सोसाइटी के इंगेजमेंट का ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ पे हिमालयन जो सिस्टम है इंडियन हिमालयन रीजन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैरी आउट किया जा सके। कोर्ट्स के द्वारा यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया गया। लास्ट ईयर आप देखिए कि लैंडस्लाइड के इश्यूज सामने आए थे, जो पब्लिक है उसके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में कोर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया था कि कितना वहाँ पे प्रेशर है इंडियन हिमालयन रीजन्स के ऊपर में, उसको भी एग्जैक्ट वे में कैलकुलेट करने का ज़रूरत है। क्या वहाँ पे काफ़ी वास्ट वे के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कैरी आउट किया गया है, प्रॉपर असेसमेंट को नहीं कैरी आउट किया गया। आपको काफ़ी बार रवि चोपड़ा कमेटी डैम के कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में आपने रीड किया होगा, रवि चोपड़ा कमेटी के बारे में उनके द्वारा काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है हिमालयन इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हिमालयंस के डेवलपमेंट के ही बारे में, आप देखिए कि रिसेंटली इकोलॉजिकल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, और आप देखिए कि डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है उसके रिगार्डिंग में एक जजमेंट को डिलीवर किया गया था कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल हमारा 21 के अकॉर्डिंग में हर एक पर्सन को एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के अगेंस्ट में राइट है कि उसको राइट है कि वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को ना फेस करे। उनको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है उस केस के अंदर में, और उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जा सकता है। प्रेजेंट समय में क्या ज़रूरत है, इंडियन हिमालयन रीजन्स के अंदर में एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा हिमालयन सिस्टम का जो सिस्मिक जोन्स है उसको आइडेंटिफाई करने के बारे में डिस्कस किया गया। तीस्ता रिवर डैम प्रोजेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और भी जो डैम्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मालदीव के पर्सपेक्टिव से है। मालदीव के द्वारा आप देखिए कि इंडिया आउट का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है, पर लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर में वहाँ पे जो न्यू प्रेसिडेंट न्यू पॉलिटिकल लीडर जो पावर के अंदर में आए हैं उनका एंटी इंडिया कैंपेनिंग आपको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट स्टूडेंट
स्टूडेंट जो उनका डिमांड है उसको फुलफिल नहीं किया गया चाइना के द्वारा उनकी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं किया गया। उसी की वजह से आप देखिए कि मालदीव के द्वारा यहाँ पे बीजिंग और दिल्ली को बैलेंसिंग करने का एक कोशिश किया गया है कि चाइना से कंप्लीटली टिल्ट होने के बाद में प्रेजेंट समय में बीजिंग और दिल्ली है उसको यहाँ पे उनके द्वारा बैलेंस करने का कोशिश किया गया। जैसे कि मालदीव के अंदर में एक तो आप देखिए कि इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, इसी वजह से उनके द्वारा फिर से बैलेंसिंग के बारे में थिंक किया गया। डेप्थ उनका राइजिंग फेज के अंदर में है, रेवेन्यू वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, फॉरेक्स रिजर्व है वो भी डिक्लाइन हुआ है। चाइना का जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था वो कम्प्लीटली फॉलिंग शॉर्ट के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। रिसेंटली चाइना के द्वारा एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट को भी साइन किया गया जिसके अंदर उनका जो स्पाई शिप है उसका प्रेजेंस आपको मालदीव के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसी वजह से आप देखिए कि मालदीव के द्वारा इंडिया का जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है उसको बैलेंस करने का कोशिश किया गया है कि इंडिया का जो अकोमोडेटिव पॉलिसी है वो समहाउ बेनिफिशियल है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में कल हमने रीड किया था स्टूडेंट, तो आप देखिए कि इसका जो पीवीटीजी जो कम्युनिटी हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा कि निकोबार अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे कौन कौन सा जो पीवीटीजी कम्युनिटीज़ हैं वो पाई जाती हैं। इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से 2 पीवीटीजी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको कि नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स पेसा के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि पेसा क्या है, 1996 के अंदर जो शेड्यूल एरियाज़ हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के डोमिनेटेड एरिया हैं वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम का जो एक्सटेंशन है वो किया गया। वहाँ पे आप देखिए कि पंचायत सिस्टम आपको एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के रूप से देखने के लिए मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है जी केस स्टडी के रूप से कि कैसे पेसा के द्वारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसको कैरी आउट किया गया है इंडिया के अंदर में। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो शेड्यूल एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं उनका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो राइट है, जिस तरीके से फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैरी आउट किया गया उस सभी का डिस्कशन है। इसके बारे में आप ज़रूर से रीड करना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि जो केस फाइल किया गया था हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में, तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है उसी के पर्सपेक्टिव से पर्सनल लिबर्टी का जो अफेक्टिंग है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है। फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग में उनका जो पर्सनल लिबर्टी है उसके पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था। हाई कोर्ट के द्वारा उनका जो बेल है उसको स्टे कर दिया गया था। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पीकर का जो पोस्ट है उसके लिए इलेक्शन होने वाला है, उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया अगर गवर्नमेंट के द्वारा उनसे कंसल्ट नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा उनका जो खुद का जो कैंडिडेट है वो भी उतार दिया जाता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में किसी भी जो स्पीकर का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको इलेक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा फिलीपाइंस के साथ में जो ब्रह्मोस है उसको शेयर किया जाएगा, तो आप देखिए वो गेम चेंजर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। 2023 के समय जो एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था इंडिया और फिलीपाइंस का। फिलीपाइंस का आपको साउथ चाइना सी के पर्सपेक्टिव से फिलीपाइंस और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ब्रह्मोस आप देखिए कि इंडिया और रसिया के थ्रू उसको डेवलप किया गया था। ब्रह्म जो वर्ड है वो बेसिकली ब्रह्मपुत्र को डेडिकेटेड है। एमओएस का अगर हम वर्ड के बारे में डिस्कस करें तो रसिया का एक रिवर है जिसको कि यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। फिलीपाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर वहाँ पे है। इसके अलावा रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में आपने रीड किया होगा, वो भी इनके द्वारा ही दिया जाता है फिलीपाइंस गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी फिलीपाइंस के वहीं पे ही सिचुएटेड है और काफ़ी सारे साइक्लोन्स है वो फिलीपाइंस को फेस करने होते हैं। इसके वहाँ पे साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा फेस करने होते हैं फिलीपाइंस के द्वारा। गेम चेंजर के बारे में डिस्कस इस वजह से किया गया है कि ब्रह्मोस अगर उनके पास में है प्रेजेंस है तो आप देखिए डेटरेंस के अंदर में एक वर्क है उसको कैरी आउट किया जाएगा। हमारे यहाँ पे इमरजेंसी है उसको इम्पोज किया गया था 1975 के समय में। आर्टिकल कौन सा है जिसके थ्रू इमरजेंसी को इम्पोज किया गया? आर्टिकल 352 के अंडर में आप देखिए कि 3 प्रोविजंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसी के अंदर इम्पोज किया गया था। आप देखिए कि इमरजेंसी के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स को कैरी आउट किया गया उनको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफ़ी कुछ अमेंड है उनको चेंज है वो किया गया था। तो 50 ईयर का जो एनिवर्सरी है वो कंप्लीट हुआ है इमरजेंसी का। रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उस एरिया के अंदर में कुछ इंडियन पर्सन्स है वो स्टक हो गए थे, वहाँ पे फंस गए थे, उनको वापस से लाया गया है फ्लाइट के थ्रू में। और मैटरनिटी लीव के बारे में है कि सरोगेसी के थ्रू भी अगर चिल्ड्रन को यहाँ पे लिया गया है तो जो कमिश्निंग मदर है उनको भी मैटरनिटी लीव है वो प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स आप देखिए कि क्या अडोप्टेड कोई चिल्ड्रन है,
किसी चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया गया किसी कपल्स के द्वारा, तो क्या अडॉप्शन प्रोसेस के अंदर भी जो मैटरनिटी लीव है उसको ग्रांट किया जाएगा? तो स्टूडेंट्स यस, केयर के पर्सपेक्टिव से जो मैटरनिटी लीव है उसको ग्रांट किया जाता है। 180 डेज का जो मैटरनिटी लीव है वो आपको देखने के लिए मिलता है। पेरेंट्स जो फादर हैं उनको भी आप देखिए कि पैटर्निटी लीव है वो देखने के लिए मिलेगा इसी दौरान में। तो स्टूडेंट्स ये मैटरनिटी लीव का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में है। 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के पर्सपेक्टिव से कुछ क्राइटेरियाज है उसका क्वेश्चन पूछ लिया गया था। असेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, जब भी कोई अनसर्टेन कंडीशन देखने के लिए मिलती है तो आप देखिए कि जो स्टॉक लिमिट है वो इम्पोज कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि वीट के रिगार्डिंग स्टॉक लिमिट है उसको इम्पोज किया गया कि होर्डिंग करते हुए कोई भी यहाँ पे जो प्राइस है उसको फ्लैक्चुएट ना किया जाए किसी भी व्यापारी जो होते हैं उनके द्वारा या किसी पर्सन्स के द्वारा जो इसके वीट का जो वर्क है उसके अंदर में इंगेज है। करंट अकाउंट के अंदर आप देखिए कि सरप्लस के अंदर देखने के लिए मिला है आफ्टर द 10 क्वार्टर्स के बारे में। बाद में आपको जो करंट अकाउंट है जो मैक्सिमम आपको डेफिसिट के अंदर देखने के लिए मिलता है इंडिया का, अभी प्रेजेंट समय में सरप्लस है उसको एक क्वार्टर के अंदर में उनके द्वारा अचीव किया गया है। उसके बिहाइंड के रीजन यही है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ होगा, इंपोर्ट के ऊपर हमारा जो डिपेंडेंस है लिटिल बिट रिड्यूस हुआ होगा, इसी वजह से आपको यहाँ पे करंट अकाउंट का जो सरप्लस है वो देखने के लिए मिलता है। फ्रांस के पॉलिटिकल लीडर्स के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। ईरान और आप देखिए कि बहरीन के जो रिलेशंस हैं फिर से रिज्यूम फेज के अंदर में है। 2016 के समय में ईरान और सऊदी के जो रिलेशंस है वो बैड फेज के अंदर चले गए थे स्टूडेंट्स, उसी रिलेशंस को रिवाइवल किया गया है। इंडिया ईरान और बहरीन के जो यहाँ पे टॉक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तुर्की का आप देखिए कि यहाँ पे जो कुर्दिस्तान रीजन है, तो कुर्दिस्तान बेसिकली कुर्द पीपल्स का डोमिनेटेड एरिया है जो आपको 2-3 कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। इराक के अंदर भी है, ईरान के अंदर भी है कुछ एरिया, और आप देखिए कि तुर्की के अंदर भी है। तो तुर्की के द्वारा जो कुर्दिस्तान के अंदर में जो फायर का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है, वाइल्ड फायर वहाँ पे देखने के लिए मिला। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ के बारे में है। ब्लास्फेमी लॉ आप देखिए कि कंटिन्यूअस न्यूज़ के अंदर में है, एक टूरिस्ट पर्सन का भी वहाँ पे डेथ हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रसिया के एक रीजन के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी कुछ अटैक है वो देखने के लिए मिला है, और यहाँ पे गाजा वॉर के पर्सपेक्टिव से इजरायली जो पीएम है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। गाजा वॉर के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से उनके द्वारा कंटिन्यूअस अटैक किया गया, काफ़ी सारे लोगों का जो डेथ हुआ है उसी के पर्सपेक्टिव से है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।